कनिका। हाँ Yes, हितेश। सर आई थिंक आ गई है कनिका। अच्छा हाँ आ जी। गई है कनिका। yes, sir. ओके तो कनिका करो स्टार्ट। सर ये वाले पहला तो सर क्वेश्चन ने तो हाँ तुम वही करना जो सर ने नहीं कहा था मतलब सुबह। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 था। सर जो 7th क्वेश्चन है सर उसमें हमें दे के रखा हुआ था कि एफ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है R4 to R4 और वो डिफाइन करके रखी हुई थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स ट्रांसपोज ए एक्स करके दिया हुआ था, जहाँ पे ए जो थी वो 4x4 की मैट्रिक्स थी। तो हमें ग्रेडियंट निकालना था एफ का एट पॉइंट एक्स नोट। तो सर मुझे मतलब इसके लिए कुछ ज़्यादा मिला नहीं, तो इसके लिए मुझे एक फॉर्मूला मिला। तो मैंने वो उस फॉर्मूले में ये भर के फिर ये लिख दिया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो एक्स नोट के बराबर। अच्छा फॉर्मूले से किया। यस सर। हितेश। ये सर मैंने भी यही देखा था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसका जो ग्रेडियंट निकलता है वो ये होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज इंटू एक्स। तो इन्होंने एक्स की जगह एक्स नोट कर दिया तो ये ठीक लगा, मैंने भी यही टिक किया है। ओके डिम्पल। यस सर, ठीक है सर ये फॉर्मूला। ठीक है फॉर्मूला। यस सर। इसके पीछे लॉजिक पढ़ा तुमने कनिका या हितेश, दोनों में से किसी ने? सर वहां पे डायरेक्ट रिजल्ट था तो मुझे वहां पे पीछे अच्छा लॉजिक नहीं लगा मिला उसका। ठीक। क्वाड्रेटिक फॉर्म चलो का कैसे डिराइव करें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो नेक्स्ट था वो क्वेश्चन नंबर 8 था। तो सर इसमें दिया था कि फॉर ऑल 4x4 रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर पी सच दैट। हमें ये चेक करना था कि जो हमारे पास ऑप्शन दे के रखे हुए हैं वो ठीक है या गलत। तो सर जो फर्स्ट था वो था कि पी आई प्लस ए इज अ पॉजिटिव डेफिनेट। तो सर इसमें दे के रखा था कि पी जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये था कि जो पी आई की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो भी पॉजिटिव होंगी। तो पी आई प्लस ए की जो भी आइगन वैल्यू होंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो पी आई प्लस ए जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। सर वो जो सेकंड ऑप्शन था उसमें देके रखा हुआ था कि ए रेज टू पावर पी इज अ पॉजिटिव डेफिनेट। तो सर मैंने ये जो है वो कैलकुलेट करा है कि जैसे λ1 λ2 λ3 और λ4 जो होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी ए की। तो λ1 रेज टू पावर पी जो λ रेज टू पावर पी एंड λ3 रेज टू पावर पी एंड λ4 रेज टू पावर पी जो होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी ए रेज टू पावर पी की, जहाँ पे जो लैम्डा है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो फिर मैंने बोला है कि p जो है वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसमें पूछा था कि a रेज टू पावर इज अ पॉजिटिव डेफिनेट होगा कि नहीं होगा। तो जब p जो है वो इवन होगा और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास तब भले नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तब वो इवन जब हमारे पास p जो इवन होगा तब लैम्डा आई रेज टू पावर p जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो a रेज टू पावर p जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा। तो सर जो ऑप्शन बी है वो भी फिर ठीक हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट a रेज टू पावर p इज अ पॉजिटिव डेफिनेट।
फिर जो सर थर्ड ऑप्शन है वो भी मैंने ऐसे चेक करा है कि अगर लैम्डा 1 रेज टू पावर पी जो है वो आइगन वैल्यूज हैं ए रेज टू पावर पी की, तो इसका मतलब ये होगा कि आइगन वैल्यू जो होंगी ए रेज टू पावर माइनस पी की, तो वो होंगी इस फॉर्म में 1 लैम्डा 1 रेज टू पावर पी, मतलब इस फॉर्म में होंगी। तो सर मैंने वैसे ही जैसे ऑप्शन बी में चेक करा था कि अगर जब पी जो है वो इवन होगा तब हमारे पास ए रेज टू पावर माइनस पी की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव डेफिनेट आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास मतलब एक पी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ए रेज टू पावर माइनस पी जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो मतलब सी ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा सर। सर और जो डी ऑप्शन था उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर करना। सो जो डी ऑप्शन था उसके लिए मैंने ये वाला काउंटर एग्जांपल लिया और मैंने बताया कि वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा, तो फिर मैंने उस हिसाब से सी को गलत कर दिया। हितेश, ये सर सही है। सर मुझे तो नहीं लग रहा है ये सेकंड सर, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट। सर ये फॉर सम की बात कर रहे हैं ना, तो देयर एग्जिस्ट है पॉजिटिव इंटीजर। तो सर हमें जैसे ए टू द पावर पी है, तो पी अगर मैं 2 रखता हूँ तब तो ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगा ना। इसी तरह से ए टू द पावर माइनस पी है तो 1/लैम्डा की फॉर्म में इसकी आइगन वैल्यूज मिल गई, तो मतलब हमें पी ऐसा मिल रहा है। तो सर ये शब्द है ना देयर एग्जिस्ट, तो सर इसीलिए फिर तो सेकंड और थर्ड भी ट्रू हो जाएंगे ना। गलत लगाया ना, ये बी और सी भी होगा। मैंने बोला कि बी और सी भी होगा, ए भी होगा, सी नहीं होगा। बस ये सी लिखने नहीं में होगा। थोड़ा ओके, नहीं डिम्पल आपने की सी राय ले। होगा। ठीक है ठीक है हितेश, समझ। डिम्पल, यस सर। तो ये कौन कौन सा करेक्ट होगा? ए बी सी करेक्ट है सर, फिर डी फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये डी बताया तो ठीक सर इन्होंने। सर ये लग रहा है गलत है ना, मतलब ए बी सी, ये तो सी नहीं, डी नहीं होगा सॉरी। ये तो डायरेक्टली नहीं होगा, कोई भी एग्जांपल हो। ओके, चलो पीयूष, यस सर। डाउट है कोई पीयूष? नो सर। कनु, कनु, सर नहीं है। अच्छा चली गई। चलो ठीक है, ठीक है कनिका, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जो नेक्स्ट था वो सर ने करवा दिया था, और जो 10th क्वेश्चन था वैसे वो तो सर ने करवा दिया था, लेकिन सर ने बोला था कि आपने ऑप्शंस चेक करने हैं। तो सर उस हिसाब से मैंने जब ऑप्शन चेक किए तो मेरा सी और डी आ रहा था। सी और डी ऑप्शन? यस सर। सी कैसे हुआ ट्रू? डी तो खैर डायरेक्ट दिख रहा है। सर मैंने सर जो हमारे पास बना था ना कि C1 ई टी, जो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट बना था, फिर मैंने उसको जब उस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा सर, जैसे C1 को जब मैंने 1/2 लिया और C2 को -1/2 लिया, तो सर मेरे पास ये जो साइन हाइपरबोलिक टी और ई रेज टू पावर माइनस टी करके आ गया, तो मैंने उस हिसाब से उसको ठीक कर दिया। कहाँ किया है? अच्छा ये है, C1 को 1/2 और C2 को क्या लिया है? ये सर एक्सप्लेन सी करो। -1/2। कनिका एक्सप्लेन करेगी। कनिका सी ऑप्शन एक्सप्लेन करो।
सर सी ऑप्शन में मैंने जैसे सर जो फर्स्ट वाला जो वेक्टर दे के रखा था ना, वो था कि ई रेज टू पावर माइनस टी एंड -2 ई रेज टू पावर माइनस टी। तो सर अगर मैं इसमें मतलब जो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आया था उसमें अगर मैं C1 को 0 डालती तो मेरे पास ये जो फर्स्ट वाला वेक्टर है वो आ जाता। और सेकंड वेक्टर के लिए सर मैंने C1 को 1/2 डाला और C2 को -1/2 डाला। सो जो हमारे पास लास्ट में सोल्यूशन आया था फिर मैंने उस हिसाब से देखा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, साइन हाइपरबोलिक टी करके और ई रेज टू पावर माइनस टी। अच्छा सर मैंने इस हिसाब से चेक करा। हितेश, ये से करेक्ट है, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा ना, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x ओवर 2, तो ये साइन हाइपरबोलिक आ जाएगा। अच्छा इसमें कॉस, अच्छा कॉस, लेकिन कोस नहीं होगा सर, क्योंकि अगर C1 और C2 की जगह जैसे इन्होंने किया है ना, तो ये जो e टू द पावर माइनस t है इसकी जगह इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा और डी तो डायरेक्ट दिख रहा है। डिम्पल, यस सर, ठीक है सर, सी और डी। सी करेक्ट है। यस सर। पीयूष से पूछते हैं, पीयूष यस सर, ठीक है सर। मनिंदर है कि मनिंदर चले गए? मनिंदर, सर नहीं है मनिंदर। ओके चलो तो आगे चलते हैं, करेक्ट ही है हुआ। अब डिम्पल कह रहे हैं तो करेक्ट होगा, हितेश भी कह रहे हैं, पीयूष भी कह रहे हैं, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था ना कनिका? यस सर। ओके वेरी गुड। तो पीयूष, पीयूष यस सर, एक मिनट सर। ओके यस। तो पहला क्वेश्चन ये था कि गिवन दैट देयर आर रियल कांस्टेंट ए बी सी डी सच दैट द आइडेंटिटी, हमें एक आइडेंटिटी दी हुई थी, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई थी, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई का होल स्क्वायर होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो फिर हमें बताना था कि इनमें से लैम्डा की वैल्यू मतलब क्या हो सकती है। तो फिर जैसे कि मैंने क्या किया कि जो आइडेंटिटी हमें गिवन है, मैंने इसी को मतलब जो राइट साइड है इसको ओपन किया। वैसे ऑप्शन ए 1 जो ऐसे भी नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि स्क्वायर में है तो मतलब हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। 0 तभी होगा जब एक्स और वाई 0 है, तो मतलब लैम्डा इक्वल टू -5, तो ऐसे भी हम रॉन्ग कर सकते हैं मतलब डायरेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट है। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको राइट साइड से ओपन किया। फिर मैंने जो मतलब इस आइडेंटिटी में एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया, वाई स्क्वायर के इनको इक्वेट किया, तो यहाँ से जैसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा आ गया और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे मैंने बताया भी जैसे ए सी रियल कांस्टेंट है तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो लैम्डा इक्वल टू -5 नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन 1 जो मैं कह रहा था ऊपर की रॉन्ग होगा। फिर मैंने इसके आगे करना थोड़ा नीचे, हाँ फिर मैंने जैसे सी और डी को जैसे, क्योंकि ए बी सी डी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया कि सी और डी को 0 ले लिया। तो जब सी और डी 0 हो जाएंगे तो ऊपर था ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 था तो डी 0 ले लिया मैंने, तो वी इक्वल टू प्लस या -1 आ गया। अगर बी प्लस या -1 है तो एक इक्वेशन ऊपर ये थी कि ए इंटू बी प्लस सी डी इक्वल टू 1, सी डी 0 है तो ए बी इक्वल टू 1, तो अगर बी इक्वल टू प्लस या -1 है, ए इक्वल टू भी प्लस या -1 आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा 1। अब इसी एग्जांपल से हमारे सारे बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे थर्ड में बोल रहा है कि लैम्डा 0 और 1 के बीच में स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बट हमारा लैम्डा 1 आया, इसका मतलब थर्ड हमारा रॉन्ग हो गया। और चौथा बोल रहा है कि ऐसा कोई लैम्डा मिल जाएगा नहीं रियल नंबर से, क्योंकि हमारे को तो लैम्डा मिल रहा है, इसका मतलब फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ठीक होगा, मतलब लैम्डा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि बाकी मतलब अपने आप डिस्कार्ड हो गए। तो आपने क्या किया कि मतलब ये जो राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन था उसको सॉल्व किया, वहां यस से
कुछ वैल्यूज लिए BC की, यस सर। और फिर कंपेयर किया वहां से राइट लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन से, और उसके बाद लैम्डा यस का सर। वैल्यू। ओके हितेश, यस सर। करेक्ट है, समझ आया? यस सर। डिम्पल, यस सर। करेक्ट है। यस सर। चलें आगे तो? सर हाँ बोलो हितेश। सर पीयूष ने इक्वेशन को देख के ये कैसे पता किया कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है? वैसे डायरेक्टली, हाँ पीयूष बताओ। सर जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई का होल स्क्वायर, तो सर यहाँ से जैसे स्क्वायर है ना सर, स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब वो जो भी दोनों टर्म है सर पॉजिटिव होगी या जीरो होगी। तो जीरो तो सर ये तभी होगी जब एक्स और वाई जीरो होंगे, अदरवाइज तो सर ये जीरो नहीं होंगे ना। मतलब क्योंकि सर पॉजिटिव डेफिनेट की यही होती है ना कि जीरो तभी होना चाहिए जब एक्स वाई जीरो है, अदरवाइज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर एक्स और वाई जीरो नहीं है तो सर ये स्क्वायर है ना, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना, मतलब क्वाड्रेटिक ओके फॉर्म। ठीक है फिर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया था कि लेट आर टू दी पावर एन, एन जहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और ये हमारे को मतलब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के साथ दिया हुआ था। फिर हमें बी वन बी टू बी एन जो है वो दिए होते एन कॉलम वेक्टर जो कि एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना रहे हैं तो इनका आपस में इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, और दूसरा पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें बोला गया है कि ए जो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है जो कि इन्हीं के मतलब कॉलम वाइज इनको अगर हम पुट करेंगे बी वन बी टू को तो उससे ए बन रही है। अगर ये बी वन बी टू बी एन से बन रही है जहाँ बी वन बी टू जो है वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है, तो ये तो मतलब डायरेक्ट मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मतलब डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो हर एक कॉलम होता है वो जो है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है, जो कि यहाँ दिया है। इस मतलब ए जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज होगा। तो ऑप्शन 3 टी मतलब सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 बोल रहा है कि ए इक्वल टू ए इनवर्स होगा, तो मतलब ये जरूरी नहीं है। सेकंड भी वैसा ही जरूरी नहीं है। और फोर्थ, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 भी हो सकता है -1 भी, इसलिए फोर्थ भी रॉन्ग होगा। तो मतलब थर्ड ही इसका मतलब करेक्ट होगा, जो मतलब ऑलवेज ट्रू होगा। ओके हितेश, सर करेक्ट है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ऑर्थो नॉर्मल है तो ऑर्थोगोनल होगा, तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ऑर्थोगोनल बनेगी, तो ये थर्ड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। डिम्पल, डिम्पल कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? यस सर। ऐड करना नंबर ऐड 2। ठीक है सर, यही इससे ही हो जा रहा है ये क्वेश्चन तो। ठीक है ओके। और किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट यूज। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि एक कोई 2x2 की मैट्रिक्स है ओवर आर विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देन हमें बताना था कि मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मैंने क्या किया, ए को ए बी सी डी ले लिया, एक 2x2 की मैट्रिक्स। फिर ए प्लस आई जो है डायगोनल 1 ऐड हो जाएगा जब ए प्लस आई होगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जो हमें दिया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने मतलब डिटर्मिनेंट निकाल दिया ए प्लस आई का, और 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल दिया। तो इनको मतलब थोड़ा सॉल्व करके जो है यहाँ से ए प्लस डी इक्वल टू 0 आया, जो कि ट्रेस थी। तो ऑप्शन सी जो है ठीक हो जाएगा, मतलब ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। हितेश, यस सर। ऐड करना चाहोगे इस क्वेश्चन में कुछ? सर इसको तो ऐसे भी करेंगे तब भी हो जाएगा, ये तो कैसे ये ठीक है ऐसे। तो कैसे जैसे करेंगे? ले ली और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल पड़े, जैसे ए प्लस आई जैसे पीयूष ने किया है, तो इक्वेट किया तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए, ये ठीक है, ट्रेस ऑफ ए 0 आ जाएगा। ओके
सर अगला करना स्टार्ट। हेलो। सर लेफ्ट हो गई कुछ। अच्छा, नहीं, मैं यही हूँ। हितेश, जैसे हाँ बोलो। अच्छा हम्म, सर नेक्स्ट करें। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके सर। यस सर। सर अगला क्वेश्चन था, वैसे सर शायद ये हो भी गया ना, तो सर बताऊं इसको? ये हो गया है वैसे। यस सर। अगला करें सर। अगला भी मेरे को लग रहा है सर हो गया शायद, मैं मतलब करते टाइम लग गया था, मेरे को पता है कि ये हो गए हैं। चलो बता दो। बता देना सर, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ कि ए जो है वो मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है, जिसमें हमें ए क्यूब इक्वल टू आई दिया है। फिर ए क्यूब हमें आई दिया हुआ है, तो अगर मैं आई को लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो ए क्यूब माइनस आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। अब हमें पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होती है, डिवाइजर होती है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल का। तो मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 1 का डिवाइजर होगा। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्या बोलते हैं रूट निकाल दिए, जो कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अब मिनिमम पॉलिनोमियल इनको डिवाइड करेगी, ठीक है। अब ऊपर फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मिनिमम पॉलिनोमियल जो वो डिग्री 2 का ही हो सकता है सिर्फ, पर यहाँ से हम देख सकते हैं मिनिमम पॉलिनोमियल इसका डिवाइजर है, तो वो हो सकता है कि x माइनस 1 हो सकता है कि x माइनस ओमेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि डिग्री 2 ही होगी या डिग्री 3 ही होगी। तो मतलब ऑप्शन 1 और 2 ऐसे ही मतलब रॉन्ग हो गए। अब क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल जो है x माइनस ओमेगा भी हो सकती है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि a को i या माइनस i ही होना पड़ेगा। मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो मतलब फिर फोर्थ एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, देयर आर अनकाउंटेबली मेनी ए सेटिस्फाइंग द अबव। हितेश, ये सर ठीक है, ये सर ये सोच समझ के बोलो। और यही आएगा इसका। जैसे एक्स क्यू माइनस 1 है तो इसकी एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ये आ गई। तो हाँ, अब इस तो सर मतलब अब मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी। अच्छा। तो इसकी ये सर, तो सर ये आ गया ना। तो जैसे इसकी जो जैसे पीयूष ने रूट निकाल दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस 1 एक्स माइनस चलिए ओमेगा। डिम्पल के पास जाते हैं। डिम्पल, यस सर। इस क्वेश्चन क्वेश्चन को दिखाना एक बार। ध्यान से देखना और फिर बताना। ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है तो एक्स क्यूब ऊपर का ना थोड़ा। ये मैट्रिक्स कौन सी है? रियल मैट्रिक्स है ना पीयूष? यस सर। अच्छा, बताओ डिम्पल। सर ठीक ही लग रहा है सर मेरे को तो। ध्यान से। क्वेश्चन दिखाना एक बार फिर से। फर्स्ट और सेकंड फिर डिस्कार्ड हो जाएगा ना। फर्स्ट और सेकंड तो ठीक है। इधर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन भी सर गलत ही लग रहा है सर मेरे को तो, क्योंकि ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी तो हो ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि फिर ए क्यूब माइनस आई आ जाएगा।
इसका मतलब एक ही चॉइस रहती है कि ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सर वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आइगन वैल्यू सर 1 ओमेगा ओमेगा सर कुछ भी आ सकती है ना। तो इस हिसाब से सर फोर्थ ऑप्शन ही ठीक है। 3 तो सर डिस्कार्ड हो जाएंगे ऐसे ही। पहला तो डिस्कार्ड हो जाएगा सर, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ले तब भी डिस्कार्ड हो जाएगा, दूसरा भी डिस्कार्ड हो जाएगा उससे। अच्छा, इसमें ये बताओ मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए रहेगी पॉसिबिलिटी? यहाँ कैन ओनली भी लिखा है ना सर, ओनली भी डिग्री 2। तो अगर मैं ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी लूँ उसका मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री 1 का, तो ये डिस्कार्ड हो गया। बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि कौन डिग्री सा 3 की है। कौन सा लें? ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ ना सर मैं, हम्म, तो उससे सर पहले दो तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि उसका मिनिमल पॉलिनोमियल 1 डिग्री का आएगा। हम्म, तो फर्स्ट भी गया, सेकंड भी गया। अब थर्ड ऑप्शन बोला है कि ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। अब माइनस आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि फिर ए क्यूब माइनस आई आ जाएगा। अब फिर एक ही ऑप्शन बचा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वो जरूरी नहीं है सर, क्योंकि आइगन वैल्यू इसकी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दी है ना, हम्म। तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो ये। तो ये भी सर गलत हो जाएगा। तो नहीं तो अब सर मैट्रिक्स इसको रियल, डिस्कार्ड करना है सर, कैसा? नहीं मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए पॉसिबिलिटी है, मतलब एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकती है रियल मैट्रिक्स में? रियल मैट्रिक्स हो सकती है सर, रियल मैट्रिक्स क्या ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू हो सकती है सर। अच्छा, मिनिमल तो पॉलिनोम एनी लीडिंग पॉलिनोमियल सर x माइनस 1 x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना। तो बहुत सारी चॉइसेस है मिनिमल पॉलिनोमियल के पास। x माइनस 1 भी हो सकता है, x माइनस ओमेगा भी हो सकता है। अगर x माइनस ओमेगा हो गया तो उस केस में सर मिनिमल नहीं, पॉलिनोमियल। एक चीज बताओ, जो करेक्ट, थोड़ा सा मिस कर रहे हो। चलो सर करेक्ट है ये डी, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। सर 6th क्वेश्चन मेरे उसमें था ये ना लास्ट टाइम, तो मैंने मतलब किए नहीं फिर मतलब जॉर्डन ग्रांडिकल फॉर्म का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, 7th क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नहीं था ना एक बार। यस सर, क्वेश्चन 7 में सर हमें ए दिया हुआ था और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई थी एक्स वाई जेड ए एक्स वाई जेड करके। फिर हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्योंकि हमारे को यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी है पहले तो ये सिमेट्रिक फॉर्म है नहीं है, तो पहले तो हमें इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अब नीचे करना। तो अब हमने जैसे ये इसको मतलब पहले तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा। सिमेट्रिक वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे सिमेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि जैसे एक्स बाई की पोजीशन पे 2 था तो 1 1 शिफ्ट हो जाता। पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखी। फिर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको मैंने ए डैश नाम दिया। तो इसकी फिर ए डैश है तो मैंने इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया। फिर नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके इसकी जो सिग्नेचर आया प्लस माइनस प्लस। तो अब क्योंकि नॉर्मल फॉर्म से हमें डायरेक्ट पता लगता है कि जितने प्लस और माइनस 1 होते हैं उतनी रैंक होती है, रैंक 3 हो गई। और सिग्नेचर क्योंकि ऑप्शन सी में बोल रहा था कि सिग्नेचर प्लस प्लस 0 है, जो कि रॉन्ग हो गया यहाँ से। और रैंक जो है वो ऑप्शन बी में 2 कह रहा है, तो रैंक यहाँ हमारे को दिख रही है 3 है, तो वो भी रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन डी में वो बोल रहा था कि एक मिनट है ना, क्यू एक्स वाई जेड एक्स के इक्वल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू 0 फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर के लिए। द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू टेक्स द वैल्यू 0 फॉर सम, हाँ तो डी ऑप्शन बोल रहा है कि भाई किसी नॉन जीरो एक्स वाई जेड के लिए ये 0 आएगा। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया हुआ है नीचे 0 1 0 करके 0 1 0 लिया मैंने, जो कि नॉन जीरो है। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब नॉन जीरो वैल्यू के लिए 0 आ रहा है, इसको मतलब डी हो गया करेक्ट। अब बचता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जो कहा गया था उसमें कहा गया था कि हमें जो है मैट्रिक्स बनानी है पार्शियल डेरिवेटिव की। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिए सारे, क्यू एक्स एक्स क्यू बाई बाई सारे निकाल दिए। फिर मैंने इसकी मैट्रिक्स लिख दी नीचे पी, मैंने इसको पी नाम दिया। मतलब क्योंकि ऑप्शन ए में कहा है मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो मैंने ये निकाले फिर मैट्रिक्स पी लिखी। अब उसमें कहा गया था कि जो मैट्रिक्स पी है वो 2a के इक्वल है, पर यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 2a के इक्वल है नहीं, इसका मतलब ए भी रॉन्ग हो जाएगा मतलब।
तो इसका करेक्ट जो है डी हो जाएगा, डी ऑप्शन। हितेश, यस सर। पीयूष, ऑप्शन ए को फिर से बोलना। ऑप्शन ए में मतलब हमें कहा गया था कि जो मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसी मतलब इसी सेम क्वाड्रेटिक फॉर्म की हमें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स लिखनी है, ठीक है। अब जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म की भी, तो हम क्या करते हैं, जैसे ऊपर एक्स वाई जेड और कॉलम में भी एक्स वाई जेड, फिर देखते हैं एक्स एक्स जहाँ है एक्स के कोएफिशिएंट पुट करते हैं। पर यहाँ बोला इसने कि पार्शियल डेरिवेटिव की मैट्रिक्स लिखनी है, तो मैंने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, जैसे नीचे मैंने निकाले हो वहां, फिर जैसे अब जहाँ पे क्यू एक्स आ रहा है, तो वो क्यू एक्स मतलब क्यू का 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स एक्स रिस्पेक्ट में, तो मैंने मतलब ए वन वन पे 2 पुट कर दिया, क्यू वाई वाई 0 आया तो ए टू टू 0 हो गया, क्यू जेड जेड 2 आया तो वो 2 हो गया। अब जो क्यू एक्स वाई है वो मतलब शिफ्ट हो जाता है जैसे मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, तो इस तरीके से मैंने मतलब मैट्रिक्स लिखी मैंने, जो इसने कहा ना कि मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू, वो मैंने लिख दी। इसने बोला था कि वो 2 इंटू ए के इक्वल होगा, पर ये 2 इंटू ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये मैंने रॉन्ग कर दिया। करेक्ट है मतलब सर। मैं हाँ yes। डिम्पल, यस सर, ठीक है सर। नेक्स्ट पीयूष। यस, अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया था दो सबस्पेस दिए थे, एक W1 एक W2 R3 के। W1 दिया हुआ है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। W2 भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3 सच दैट x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो फिर हमें कहा गया था कि W जो है सबस्पेस है R3 का, सच दैट अगर W और W2 का इंटरसेक्शन लें तो वो जो है 0 1 1 का स्पेन आ रहा है। और सेकंड कंडीशन दी हुई है हमारे को कि W इंटरसेक्शन अगर W1 सबस्पेस कर लें तो वो ऑर्थोगोनल होगा W इंटरसेक्शन W2 के विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल इनर प्रोडक्ट जो R3 में होता है। तो फिर हमें कुछ ऑप्शन दिए होते हैं, हमें बताना था कि जो W है मतलब वो किससे स्पेन होगा। तो आगे करना अब, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे जो W1 दिया हुआ था हमें जो गिवन था, मैंने वहां से क्या किया कि जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 दिया है, तो यहाँ से जो है जेड को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो फिर मैंने W1 की बेसिस लिख दी। बेसिस लिखने का तरीका, एक फ्री वेरिएबल को 1 ले लो और जो जितने फ्री वेरिएबल्स थे उनको 0 पुट करो। यहाँ 2 ही फ्री वेरिएबल है, पहले x को 1 रखा, y को 0, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तो इन पे डिपेंड कर रही है। फिर मैंने y को 1 ले लिया, x को 0, इससे मैंने बेसिस लिख ली W1 की। सेम प्रोसेस से मैंने W2 से z को रिस्ट्रिक्ट किया, फिर मैंने W2 की बेसिस लिख दी। W2 की बेसिस भी वैसे ही, एक फ्री वेरिएबल को 1 माना, दूसरे को 0, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आ रही वो लिख दी। इस तरीके से मैंने W1 और W2 की बेसिस लिख दी, ठीक है। अब थोड़ा नीचे करना। अब हमें ये गिवन है कि W और W2 का इंटरसेक्शन वो 0 1 1 का स्पेन है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 को वेरीफाई कर रहा हूं। अगर मैं मान के चलता हूं कि W जो है वो स्पेन है 0 1 -1 और 0 1 1 का, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं। अब 0 1 1 जो है वो W1 में तो है नहीं, मतलब मैंने मतलब ब्रैकेट में लिखा भी है, क्योंकि अगर ये W1 में होता तो जो W1 की मैंने बेसिस निकाली है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब 0 1 1 तो W1 में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब, और 0 1 -1 अगर देखें जो कि W1 की भी बेसिस है, तो ये मतलब है, इसका मतलब है कि W इंटरसेक्शन W1 अगर हम लें तो वो स्पेन होगा 0 1 -1 का, क्योंकि सेम है ना, क्योंकि जो W है जिससे स्पेन हो रहा है इसमें भी है और इसकी बेसिस में भी है, उसके में भी है, तो इसका मतलब ये इसमें है। तो अब हमें देखना है कि जो सेकंड कंडीशन दी हुई थी कि W इंटरसेक्शन W1, वो कहा गया था कि वो ऑर्थोगोनल होगा W इंटरसेक्शन W2 के। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, W इंटरसेक्शन W2 हमें दिया हुआ स्पेन ऑफ 0 1 1, ठीक है। अगर W इंटरसेक्शन W1 इसके ऑर्थोगोनल है तो इसके वेक्टर जो W इंटरसेक्शन W1 है, इनके वेक्टर का जो मतलब इनर प्रोडक्ट होगा इसके बेसिस के एलिमेंट के साथ, मतलब मैंने बेसिस के एलिमेंट को देखा कि इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बाकी फिर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएंगे। तो मैंने इनका इनर प्रोडक्ट निकाला तो ये 0 आ रहा है। बोलने का मतलब ये है कि W इंटरसेक्शन W1 वो तो स्पेन ऑफ 0 1 -1 था, तो अगर ये ऑर्थोगोनल होगा W इंटरसेक्शन W2 के, तो उसका जो बेसिस का एलिमेंट था तो मैंने उसके साथ इनर प्रोडक्ट निकाला तो 0 आया। यहाँ से ऑप्शन 1 तो हो गया करेक्ट, और 2 3 4 जो है ये डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि 2 3 4 सभी ऑप्शन में अगर हम देखें ना
1 0 -1 है, मतलब वो हो रहा है कि डब्ल्यू जो स्पैनिंग सेट दिया है उसमें 1 0 -1 तीन ऑप्शन में दिया हुआ है। पर अगर मैं 1 0 और 1 0 -1 जो है W1 में भी है, मतलब W1 की बेसिस में है जो मैंने ऊपर निकाली हुई है, इसका मतलब W इंटरसेक्शन W1 में 1 0 -1 होगा इन तीनों ऑप्शन में। अब अगर मैं 1 0 -1 का इनर प्रोडक्ट लेता हूँ 0 1 1 के साथ, 0 1 1 जो है वो W इंटरसेक्शन W2 का मतलब बेसिस है, तो इसके साथ मैं जब इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब सेकंड 3 4 डायरेक्ट ही गलत हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मतलब अगर क्योंकि हमें बोला है कि W इंटरसेक्शन W1 वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए W इंटरसेक्शन W2 के, लेकिन इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है इनका। तो अगर बेसिस के एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा तो ये हो ही नहीं सकते मतलब ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब है सेकंड थर्ड फोर्थ यहीं से मतलब एक ही एग्जांपल से सारे रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसलिए इसका सिर्फ ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। डिम्पल, यस सर। तुम्हें क्या लगता है करेक्ट है ये ऑप्शन 1? बाकी सारे रॉन्ग होंगे। सर लग तो जैसे बताया सर उससे तो ठीक ही लग रहा है, मैंने ट्राई नहीं किया सर अभी तक ये क्वेश्चन, पर जो अच्छा, लॉजिक दिया इसने वो तो ठीक ही है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। हितेश, ये सर प्रोसेस तो सही बताया, लेकिन ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया हमने, तो कैलकुलेशन तो देखनी पड़ेगी। वैसे लॉजिक सही दिया था सर, ऐसे ही चलना पड़ना था। हेलो, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कनिका, यस सर। समझ आया कनिका? यस सर। सर अभी मैंने ट्राई नहीं करा है तो फिर। जो पीयूष ने बताया उससे समझ आया? यस सर। क्या बताया पीयूष ने? सर उसने पहले ना बेसिस एलिमेंट निकाल लिए और फिर उस हिसाब से उसने फिर मतलब आगे प्रोसीड किया, मतलब बेसिस एलिमेंट बेसिस ये निकालने के बाद। हम्म, चलो। हितेश, ये समझ आया? सर ये फोर्थ नहीं किया करेक्ट, ये सेकंड थर्ड और फोर्थ पीयूष ने बोला, इससे बाकी जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। हम्म, पीयूष इसको एक बार बताएगा दोबारा? सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ, ठीक है। मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर आप ऑप्शन में देखें ना, ऊपर जाके एक बार ऊपर ऑप्शन देखा ना, देखो इनमें सेकंड थर्ड फोर्थ में एक मतलब स्पैनिंग सेट में एक वेक्टर कॉमन है 1 0 -1 तीनों में है ना, हाँ जी। ठीक है। और ठीक है फिर आगे का ना, और 1 0 -1 ये बेसिस का एलिमेंट है W1 के, ठीक है। ओके। तो जब आप W और W1 का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें 1 0 -1 तो रहेगा ही रहेगा तीनों ऑप्शन में, हाँ रहेगा। रहेगा, ठीक है। अब जो उसने सेकंड कंडीशन दी ना ऊपर W इंटरसेक्शन W1 वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए W इंटरसेक्शन W2 के। W2 ओके हाँ, ठीक है। अब W इंटरसेक्शन W2 जो है स्पैन दिया गया है 0 1 1 का, मतलब वो गिवन है क्वेश्चन में 0 1 1 से स्पैन हो रहा है, ठीक है। तो अगर W इंटरसेक्शन W1 ऑर्थोगोनल है W इंटरसेक्शन W2 के, तो मतलब अब ये 1 0 -1 W इंटरसेक्शन W1 का वेक्टर है, तो इसका इनर प्रोडक्ट जो है 0 1 1 के साथ 0 आना चाहिए था, क्योंकि 0 1 1 से स्पैन हो रहा है W इंटरसेक्शन W2। तो हाँ मैंने हाँ इनका इनर प्रोडक्ट निकाला यहाँ, तो ये 0 नहीं आ रहा है। तो अगर अब ये 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकते कभी आपस में। तो सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब इसी से डायरेक्ट तीनों रॉन्ग हो जाएंगे मतलब। ओके ये समझ ठीक। आया? ठीक है सर। ठीक है, करेक्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सी दिया हुआ था, मतलब बेसिस दी थी R2 की 1 2 2 1 2 वेक्टर, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी R2 से R2 पे जो कि डिफाइन थी T ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 2 वाई। फिर हमें
बताना था सिर्फ इतना कि इस सी बेसिस के रिस्पेक्ट में टी जो मतलब मैट्रिक्स बनेगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो कौन सी होगी। तो मतलब इजी है ये। तो फिर हमने क्या किया, पहले हमने एक बेसिस एलिमेंट टी ऑफ 1/2 को निकाला, तो ये आया 3 और -3। अब क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस नहीं तो डायरेक्ट तो मैट्रिक्स में पुट नहीं कर सकते कॉलम वाइज, तो मैं पहले तो हमें ये जो बेसिस दिए इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस वेक्टर को लिखना पड़ेगा। तो मैंने फिर आगे करने एक बार मैंने इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, वहां से ए और बी निकाल दिए, तो ए और बी की वैल्यू आ गई -3 और 3। तो अब इसका मतलब है, मतलब फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा मैट्रिक्स टी का -3 और 3, मतलब कैलकुलेशन कर लेना, मतलब ये आ गई थी। फिर आगे करना, फिर जो दूसरा बेसिस का एलिमेंट था 2 1, तो फिर मैंने टी ऑफ 2 1 निकाला, तो वो आया 3 और 0। सेम प्रोसेस, 3 और 0 को जो गिवन बेसिस दिया उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, फिर आगे कैलकुलेशन करके यहाँ से भी ए और बी की वैल्यू निकाल दी। जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो हमारा सेकंड कॉलम होगा मैट्रिक्स का। तो अब इससे हमारा मैट्रिक्स बन गई -3 3 -1 2। तो इस ऑप्शन सी, मतलब जो कि ऑप्शन सी थी। मतलब कनिका समझ आया? यस सर। क्या किया पीयूष ने? सर जो मतलब हमारे पास दे के रखे होते C1 2 और 2 1, उसको सर जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखी हुई थी उस पे उसने डाला, और हमारे पास जो वेक्टर आई 3 और -3। तो सर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दे के रखे हुए थे, तो इसलिए फिर उसने उसको जो बेसिस दे के रखे हुए थे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, और उससे उसने ए और बी की वैल्यू निकाली, और जो ए बी की वैल्यू निकाली फिर उसको वो उस जो मैट्रिक कॉलम वाइज सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कॉलम वाइज लिखा, और उससे जो मैट्रिक्स बनी वो आ गई। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है दो सबस्पेस दिए हुए थे R4 के। एक W1 था जिसपे कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन आगे दी हुई है 3 इक्वेशन के तौर पे। फिर W2 दिया है, वो भी इसी तरीके से दिया है। फिर हमें पता करना था W1 W2 W1 इंटरसेक्शन W2 W1 प्लस W2 की डायमेंशन मतलब पूछी गई थी हर ऑप्शन में। तो आगे करना, तो जैसे W1 हमें दिया हुआ है फिर इसमें मैंने क्या किया कि जैसे पहले मैंने सेकंड वाली जो मतलब रिस्ट्रिक्शन दी हुई है 2b + x = 0, यहाँ से x को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इक्वल टू -2b, मतलब x यहाँ से रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर मैंने ये x की वैल्यू जो है फर्स्ट वाली ये जो मत दी है हमें मतलब रिस्ट्रिक्शन, उसमें पुट कर दिया। इससे जैसे हम इसको ऊपर पुट करेंगे तो जो फर्स्ट और थर्ड वाली जो इक्वेशन है ये सेम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर एक ही रिस्ट्रिक्शन आएगी दूसरी, तो वो मैंने W को रिस्ट्रिक्ट किया यहाँ से, तो W को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने ये, तो फिर X और W रिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर W1 इसका मतलब हमारा क्या हो गया UB, W की वैल्यू जो ऊपर से आई थी -U + B, और X की वैल्यू आई थी -2B, जहां U और B रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बेसिस भी निकाल सकते हैं वैसे सेम वही, एक बार U को 1 रखेंगे, B को 0, और ये बाकी दो टप्पल तो मतलब रिस्ट्रिक्ट मतलब डिपेंडेंट है, तो ये तो इनसे निकलेंगे। फिर U को 0 लेंगे, B को 1, तो बेसिस निकाल दी। बेसिस की जरूरत भी नहीं, वैसे दिख रहा है UB से डायमेंशन डायरेक्ट हम 2 बोल सकते हैं। फिर W2 में भी सेम प्रोसेस है। इसमें जैसे थर्ड इक्वेशन से V = X = B आएगा, मैंने X को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फिर आगे करना, फिर आगे मैंने मतलब वही सेम मतलब सेकंड और जो दो इक्वेशन बची हुई थी उनको थोड़ा सा सॉल्व किया। इसमें हमारा जो मतलब बाकी मतलब 3 रिस्ट्रिक्शन आएगी इसमें, क्योंकि ऊपर तो ऐसा हो रहा था कि दो इक्वेशन मतलब एक ही चीज मतलब सेम इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही थी ना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमारे को 3 रिस्ट्रिक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्री वेरिएबल होगा U, तो W जो है स्पैन होगा, मैंने लिखा भी है U -2U U -2U। बेसिस भी लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इसकी। तो मतलब एक ही फ्री वेरिएबल है, तो डायमेंशन ऑफ W2 हो गई 1। तो ऑप्शन 1 और 2 तो ऐसे ही रॉन्ग हो गए, क्योंकि W1 की डायमेंशन हमें 2 दी थी लेकिन 1 आई, W1 की 2 दी थी और वो हमारी W1 की 1 दी थी लेकिन वो 2 आई। फिर अब हमारे को इंटरसेक्शन और सम की भी निकालनी है। अब मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन की मैं निकालूंगा, फिर सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो इंटरसेक्शन के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक रेंडम वेक्टर ले लिया W1 इंटरसेक्शन W2 से। अगर ये इंटरसेक्शन में है तो W1 में भी है W2 में भी है।
अगर W1 में है तो W1 मैंने निकाला हुआ है, इस फॉर्म का है, जो मैंने लिखा हुआ है यू बी, मतलब इस फॉर्म का है। अब अगर ये W2 में है तो ये जो सेकंड वाला है W2 मैंने अब इस ऊपर दिख भी रहा है, इस टाइप के वेक्टर है उसमें, तो अगर इसमें है तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। फिर मैंने इनको क्या कि दोनों को इक्वेट कर दिया। जैसे मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, मेरे यू बी जीरो आ गए, यू बी जीरो आ गए तो मतलब ये जीरो वेक्टर बन गया। इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ जीरो वेक्टर है, तो इसके डायमेंशन तो हो गए इंटरसेक्शन की जीरो। तो यानी तीसरा भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो बोल रहा था कि इंटरसेक्शन 1 है। तो अब बचता है सिर्फ मतलब सम की डायमेंशन। इस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यहाँ से सम की डायमेंशन आ जाएगी 3, तो जो कि ऑप्शन 4 में दी हुई थी कि W1 प्लस W2 की डायमेंशन 3 है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिम्पल यस सर। करेक्ट है। यस सर। हितेश, यस सर, ठीक है सर। विक्रम, है विक्रम? यस सर, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं ना सॉल्व, ये जो मतलब ऊपर वाला है ना। ये वाला? यस सर। ये तो डिम्पल बताएगा। डिम्पल क्या होगा इसका? डिम्पल यस सर। बताओ, इस पे सोचो कुछ। ये n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, और ये जो सेल्फ एडजॉइंट है। ये सेल्फ एडजॉइंट है ना सर, हम्म तो सारे की सारी आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ जाए, ये सॉरी रियल आ जाएगी। हम्म बी इनवर्स दिया सो ए की रियल है सर, तो ए प्लस आयोटा की कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, मतलब कि सम अल्फा प्लस आयोटा टाइप है। हम्म, ठीक है। और ए माइनस आयोटा की आ जाएगी अल्फा माइनस आयोटा टाइप की आइगन वैल्यू। हम्म और बी क्योंकि इनवर्स दिया है ए प्लस आयोटा n का, हम्म तो बी उसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस अल्फा प्लस आयोटा, मतलब कि जहाँ पर अल्फा एक आइगन वैल्यू ए की, हम्म तो 1 अपॉन अल्फा प्लस, तो ए माइनस आयोटा आई एन बी टू बी अल्फा माइनस आयोटा इंटू अल्फा प्लस आयोटा। सर प्योरली इमेजिनरी रियल मॉडल मस्ट लेस देन 1, तो इस हिसाब से तो सर बी ऑप्शन लग रहा है। कौन सा मॉडुलस 1? यस सर, कैसे? क्योंकि सर जैसे कि ए माइनस आयोटा की ना सर, अगर आइगन वैल्यू आएगी ना अल्फा माइनस आयोटा, और बी हम्म की आएगी सर अल्फा प्लस आयोटा, हम्म तो अगर सर हम मतलब कि इन ये अगर मॉडुलस वैल्यू ले दोनों साइड, तो 1 ही रहेगा सर वो। कैसे बोल सकते हो तुम 1 नहीं रहेगा? क्योंकि सर अल्फा माइनस आयोटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा है ना। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, फिर बताना मुझे अभी थोड़ी देर में। इजी है, हो जाएगा, वो कर लोगे तुम। वैसे ही बोल रहा हूँ सर मैं, जैसे अल्फा माइनस आयोटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा है ना सर, तो हम्म मॉडुलस लेंगे सर, तो क्योंकि अल्फा रियल पार्ट अल्फा है और इमेजिनरी पार्ट एक का -1 है एक प्लस 1 है, तो मॉडुलस वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी ऊपर नीचे, तो 1 ही आएगा। अच्छा, बी भी है साथ में, है ना? यस सर। हम्म। हितेश, तुम्हारा क्या विचार है इस क्वेश्चन में? सर इसको कैलकुलेट करूं मैं? हाँ करो, तब तक पीयूष नेक्स्ट करो तुम। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था P3 सर वेक्टर स्पेस दिया हुआ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, मतलब P3x दिया हुआ, मतलब फिर कंसीडर एक मैप दिया गया P3 से P3 पे, मतलब जिस नीचे दिया हुआ है T ऑफ Px पॉलिनोमियल को चेंज कर देगा, मतलब P ऑफ x प्लस 1, मतलब x वेरिएबल x प्लस 1 में चेंज हो जाएगा।
और प्लस पी ऑफ एक्स माइनस वन होता है, एक्स को एक्स माइनस वन से चेंज कर देंगे। फिर बोला गया कि स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो मतलब इनमें से किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगी। तो मैंने क्या किया, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस दी हुई है तो हम टी ऑफ वन को मैंने निकाल दिया। अब वन तो पी ऑफ एक्स वन है तो पी ऑफ एक्स प्लस वन भी वन होगा, पी ऑफ एक्स माइनस वन भी वन होगा। तो टी ऑफ वन आ गया टू, तो इसको हम टू इंटू वन लिख सकते हैं। फिर मैंने टी ऑफ एक्स निकाल दिया जो कि आ गया टू एक्स, जिसको हम टू इंटू एक्स लिख सकते हैं, नीचे करना। फिर टी ऑफ एक्स के निकाल दिया जो कि टू इंटू एक्स स्क्र प्लस टू इंटू वन आ रहा है। फिर टी ऑफ एक्स क्यूब निकाल दिया जो कि टू इंटू एक्स क्यूब प्लस सिक्स इंटू एक्स आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड बेसिस रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स लिख दी इसकी, नीचे करना, मैट्रिक्स ट्री लिख दी। तो मैट्रिक्स ट्री जो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्री हमारी आइगन वैल्यू होगी। तो आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्री सारी टू है तो लैम्डा इक्वल टू 2 2 आइगन वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन कौन सा, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन यही था कि जो आइगन वैल्यू है वो मतलब 2 इज आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 4, तो मतलब 4 तो करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन 1 में कहा गया था कि डिटर्मिनेंट 0 है, बट इसका डिटर्मिनेंट तो 16 आएगा 2 की पावर 4 प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जो कि 0 नहीं है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन सेकंड और थर्ड के लिए क्योंकि उसमें मार्को कहा गया था कि t माइनस टू आई का पावर 4 0 होगा, बट t माइनस टू आई की पावर 3 नहीं है, इस तरीके से मैंने क्या किया कि t माइनस टू आई का स्क्वायर निकाल दिया जो कि क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स। अब ऑप्शन थर्ड में कहा गया है कि t माइनस टू आई का क्यूब 0 है बट स्क्वायर 0 नहीं है, बट हमारे इसमें स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब थर्ड तो रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में कहा गया था कि 4 पावर 0 है इसकी, पर थर्ड नहीं है। अगर 2 पावर 0 है तो 3 तो 0 हो ही जाएगी, तो इसका मतलब सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी इसका भी मतलब सिर्फ फोर्थ करेक्ट होगा, यानी 2 हमारी आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 4। डिम्पल यस सर, करेक्ट ठीक है है। सर, यस सर। कनिका यस सर। करेक्ट है। यस सर। ओके चलो पीयूष नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि u1 u2 un ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दी गई है cn की, ठीक है, और ये कॉलम वेक्टर्स है सारे के सारे। फिर हमें m दिया गया है जैसे u1 u2 uk तक, मतलब इन्हीं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस से, और n जो है k प्लस 1 से लेकर n तक के दिए हुए हैं, कॉलम वेक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है ये m और n, ठीक है। फिर p बोला गया हमें कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है k क्रॉस k की, मतलब कोई भी k क्रॉस k की मैट्रिक्स है p विद डायगोनल एंट्री जिसकी हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा k लेनी है, जो कि मतलब रियल नंबर है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा हमें ये रियल नंबर देने हैं। फिर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने सभी ऑप्शन को जो है एग्जांपल के थ्रू मतलब कुछ डिस्कार्ड हो गए, और नीचे करना, तो जैसे तो मैंने पहले क्या किया, मैंने क्या किया कि k को 2 ले लिया, एक बार थोड़ा सा ऊपर, k को मैंने 2 ले लिया और n को भी 2 ले लिया, ठीक है। अगर मैंने k को 2 ले लिया, m जो है वो मतलब k तक था ना, तो सॉरी हाँ मैंने u1 को a1 a2 ले लिया, u2 को b1 b2 ले लिया, मतलब वेक्टर्स, ठीक है, जो कि ऑर्थोगोनल वेक्टर है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। अब मैं m जो बनेगा वो क्या था, मतलब हमें जैसे मैंने k को 2 लिया ना, तो m जो है वो मतलब क्योंकि k2 है तो वो u1 u2 uk तक था ना, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे k2 है तो u1 u2 को मैंने कॉलम वाइज पुट कर लिया क्योंकि ये कॉलम वेक्टर है, तो ये m हो गया। फिर मैंने m ट्रांजुगेट निकाला हुआ है, m ट्रांजुगेट निकाल दिया, और p तो मतलब कोई भी हमने डायगोनल मैट्रिक्स लेनी थी, तो p मैंने रेंडमली ले ली, अल्फा 1 अल्फा 2 कोई डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैंने m p m ट्रांजुगेट को मतलब मैंने सिर्फ ये डायगोनल एंट्री लिखी हुई है मतलब सॉल्व करके, मतलब क्योंकि मार्क को ऑप्शन बी में सिर्फ ट्रेस पूछा था ना इसकी, तो मैंने इसकी सिर्फ डायगोनल एंट्री यहाँ लिखी हुई है। तो अब ट्रेस ऑफ m इंटू, थोड़ा नीचे करना, m इंटू पी, इसकी जो ट्रेस आई वो आई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जो कि मतलब ऑप्शन 2 में हमें यही कहा गया था कि जो ट्रेस होगी इसकी वो समीशन ऑफ अल्फा आई होगी। तो अब यहाँ क्योंकि के को मैंने 2 लिया हुआ है तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यानी ऑप्शन 2 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मतलब इस एग्जाम्पल से,
जो ट्रेस है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ रही है, क्योंकि अब इसमें जो ऊपर था ना, जैसे जब हम ट्रेस निकाली तो मॉड A1 स्क्वायर प्लस मॉड A2 स्क्वायर 1 होगा, इसी तरीके से मॉड B1 स्क्वायर प्लस मॉड B2 स्क्वायर भी 1 आया होगा ऊपर, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दी है ना, इसलिए। अब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को मतलब रॉन्ग प्रूव करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे मैंने क्या किया, n को 3 ले लिया, अब k को मैंने 2 ले लिया, तो इससे मेरा m जो है, k को 2 लिया तो m जो है u1 u2 तक जाएगा। तो u1 को मैंने u1 u2 u3 मतलब स्टैंडर्ड जो बेसिस होती है R3 की वो ही ले ली, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होती है, मतलब C3 की भी होगी। तो फर्स्ट जैसे m में आ जाएगा u1 u2 और n में आ जाएगा 0 0 1। फिर m ट्रांजुगेट इनटू n मैंने कैलकुलेट किया था, मतलब ये वो आ गया था मेरा मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है। अगर ये जीरो वेक्टर आ गया तो मतलब इसकी रैंक 0 हो गई, जीरो मैट्रिक्स है तो रैंक इसकी 0 हो गई। पर जो ऑप्शन 3 था ना, उसमें कहा गया था कि जो रैंक होगी इसकी वो मिनिमम ऑफ द k माइनस k कॉमा n माइनस के होगी। k मैंने यहाँ 2 लिया है, n 3 लिया है, तो 3 और 3 माइनस 2 हो गया 1, तो इसका मिनिमम तो 1 है, लेकिन मेरी रैंक तो 0 आई। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इस एग्जाम्पल से। फिर ऑप्शन 4 को, मतलब ऑप्शन 4 के लिए उसमें कहा गया था कि रैंक ऑफ m इंटू एम टेंजुगेट प्लस n इंटू एन टेंजुगेट की रैंक जो है वो लेस देन n होगी। अब यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट किया होता है, यहाँ मैंने मतलब लिखा नहीं है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है 3x3 की, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, तो इसकी रैंक कितनी आई 3। अब उस ऑप्शन में कहा था कि ये रैंक जो है लेस देन n होनी चाहिए, तो मेरा n भी 3 है, तो 3 से लेस होता नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने बोला था कि लेस देन n होनी चाहिए, बट यहाँ पे 3 से लेस नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जो ऑप्शन 1 था वो भी इसी, मतलब p जो मैंने ले लिया, मतलब मैंने अल्फा 1 ले लिया, अल्फा 2 0 ले लिया, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें ना, वो तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जब मैं इसी सेम m के साथ m ट्रांजुगेट निकालूंगा तो इसकी रैंक यहाँ 1 आ रही है, पर फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि इसकी रैंक k की इक्वल होनी चाहिए, पर k मैंने यहाँ 2 लिया है, तो इससे मतलब ऑप्शन 1 भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब मैंने 1 3 4 को एग्जाम्पल से डिस्कार्ड किया है, और 2 को मतलब 2 को भी मैंने एग्जाम्पल से मतलब दिखाया है कि वो करेक्ट है। डिम्पल, ये पहले भी हो चुका है ना क्वेश्चन? ये वाला नहीं हुआ था सर शायद। अच्छा, तुम्हारे उसमें शायद डिफरेंट था वो क्वेश्चन। सर जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें वो यूनिट मॉडुलस ही आएगी। वो तो मुझे पता है कैसे आएगी, पर यस सर। सर जैसे कहाँ गया वो, ये सर ये है ना, बोला कि ए जो n क्रॉस n कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, वो ए जो है सेल्फ एडजॉइंट है, मतलब इसकी जो आइजन वैल्यूज रहेंगी वो रियल, जैसे डिम्पल ने बताया। ठीक है। और ये है, यस सर, और ये बोल रहा है कि लेट बी डिनोट द इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा आई एन। तो इसकी जो मतलब आइजन वैल्यूज रहेंगी वो इस तरह से हो जाएंगी, अल्फा प्लस आयोटा समथिंग 1 बाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप। ये सर, तो सर ये बोल रहा है कि देन ऑल द आइजन वैल्यूज ऑफ दिस a माइनस आयोटा आई एन इंटू बी। अब बीटा बी की जो आइजन वैल्यूज रहेंगी वो रहेंगी अल्फा प्लस आयोटा बी में, और a की जो रहेंगी वो रहेंगी अल्फा माइनस आयोटा बी की फॉर्म में। अच्छा, क्या रहेंगी बी की क्या रहेंगी? सर इस तरह से रहेंगी ना, इनवर्स है ना, तो इसकी अल्फा प्लस आयोटा बीटा फॉर्म, अल्फा प्लस आयोटा बोलिए ना आप, क्योंकि आई एन बोला है ना। चलो अल्फा प्लस आयोटा कह लेते हैं। ये सर, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस आयोटा। तो सर अब जैसे a माइनस आयोटा आई एन है, तो इसकी जो रहेंगी वो ये रहेंगी ना, अल्फा माइनस आयोटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा, ये यस सर, मतलब पूरी की। जैसे मैंने, यस सर। सर तो जैसे फिर ना उन दोनों मैंने का, अभी, ये सर, तो सर इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये यूनिट मॉडुलस ही बनेगी। अच्छा, यस सर। सर मेरा तो ये है, बाकी पता नहीं। ये आंसर तो ठीक बताया था डिम्पल ने, बस पर सॉल्व ठीक है।
सर इसको ऐसे जनरल कर लेंगे ना, जैसे अल्फा माइनस आयोटा ओवर अल्फा प्लस आयोटा। तो जैसे डिम्पल ने भी यही चीज बोल ली है, तो वैसे ही होगा, क्योंकि बीटा बी जो है इनवर्स है ना ए प्लस आयोटा आई एन का। तो इसका मतलब इसकी ए इनवर्स, इसकी जो इनवर्स की आइजन वैल्यूज होंगी वो 1/लैम्डा की फॉर्म में आ जाएगी ना। तो और इसकी ए माइनस आयोटा आई एन की तो अल्फा माइनस आयोटा ही आएंगी। तो सर जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये ऑफ मॉडुलस 1 ही बनेगी। अच्छा ठीक है, सर एक डाउट है मेरे को सर। पूछो। सर जैसे a माइनस आयोटा आई एन और जो b की आइगन वैल्यू है ना सर, मतलब इसके इन दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की आइगन वैल्यू बता, आइगन वैल्यू भी मतलब गुणा हो जाएगी। डिम्पल यस सर। पीयूष का डाउट है कुछ, क्या यस सर, आइगन वैल्यू दो मैट्रिक्स हैं तो क्या वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में? इन जनरल ट्रू नहीं है सर, पर अगर सेम आइगन वेक्टर हो तो मतलब तब हो जाती है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार पूछ रहा था। मॉडुलस 1 ही आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। सर तो आंसर यही इसका तो बी बताया ही था है। सर। नहीं बताया तुमने सही है, लेकिन वो मल्टीप्लाई वाला एक्सप्लेनेशन यस। उस तरह की नहीं आई ना। चलो इसको सॉल्व करना, मतलब प्रॉपर लॉजिक के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हितेश तुम भी सोचना इस पे। ओके, हो गए पीयूष खत्म क्वेश्चंस कि हैं बचे हुए? यस सर, इतने ही मतलब जो मिले सर मेरे को अभी तक, वो तो मैंने मतलब जो सर जून वाला था उसमें तो नहीं है ना सर, उसमें रिपीटेड ही है लगभग सारे क्वेश्चन ना। अच्छा इस दिसंबर वाले में सर अभी मेरे को जितने मिले थे मैंने मतलब किए, बाकी हो सकता है एक आधा छूट गए हो सर, मतलब कुछ तो रिपीटेड है ना सर, वो तो नहीं मैंने किए ना, इसमें भी कुछ रिपीटेड थे। यस सर, बाकी अगर सर कुछ छूटे होंगे तो मैं सर लिख के मतलब देखूंगा फिर से एक बार। ओके, तो कल दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहा था डिम्पल के लिए। डिम्पल देखा तुमने वो? यस सर। सर मेरे को क्या तो था वो? भाई बी सी डी ठीक है, मेरे को पता नहीं लग रहा सर, आपने बोला सी गलत है तो। सी गलत है? सर जैसे उसमें यही देखना था सर, अगर एक पॉइंट बी का अगर मतलब कि यूनियन में आ रहा है तो कनेक्टेड हो जाएगा ना वो, हम्म जैसे नहीं लॉजिक तो फर्स्ट, सी में अगर सर बी नहीं ठीक है ना। लॉजिक, हाँ बी करेक्ट है। सर बी जो बी और सी में तो सर मैंने सेम ही लॉजिक लगाया, तो उस हिसाब से तो दोनों ही ठीक होने चाहिए, दोनों ही रॉन्ग होने चाहिए। नहीं लॉजिक कुछ मिस्टेक हो सकती है छोटी मोटी। यस सर। हितेश दूसरा क्वेश्चन किया ट्राई? मैंने दूसरा ट्राई लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं। यस सर। हितेश, हेलो। अच्छा हेलो, हाँ बोलो। सर मैंने किया था लेकिन मुझे कुछ उसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है, तो मैं उसको फिर से देखूंगा एक बार। क्वेश्चन में मिस्टेक? नहीं सर, जो लॉजिक लगा रहा हूँ ना सर। क्या लॉजिक लगा रहा है ऐसे बताओ यस सर। रफली। सर जैसे वहां पे एल इनफिनिटी दिया था ना, तो सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस का स्पेस होता है वो, और वो हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, ये सर, क्योंकि L2 ही है ठीक जो है कि ओके, हिल्बर्ट स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है। ये सर तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक मिनट। चलो इस पे कल करना, नहीं तो डिस्कस कल करते हैं हितेश, है ना? ओके सर, इस पे ठीक है थोड़ा सर। और सोचो। हाँ आसान है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है इतना टफ नहीं है, मैंने किया सॉल्व तो इजी है, तो ज्यादा टफ नहीं है। ओके सर। और डिम्पल यस सर। तुम भी सोचो उस पर थोड़ा बहुत, मतलब यस सर। हम्म, ठीक है।